बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। मौजूदा दौर डिजिटाइजेशन का है, जहां हर काम एक बटन दबाने से हो जाता है। बैंकिंग से लेकर मनी इन्वेस्टमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर एक जानकारी अब ऑनलाइन मौजूद है। न सिर्फ जानकारी बल्कि उनका लाभ भी आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके उठा सकते हैं। हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें तो ऑनलाइन ये सब काम करना आता ही नहीं, तो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको डिजिटल साक्षर बनाने के मकसद से ही तो हम हर सप्ताह हाजिर होते हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे इस प्रोग्राम में है दो सेगमेंट। पहला अर्थनीति, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं बैंकिंग और मनी इन्वेस्टमेंट की, और दूसरा सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम बताते हैं ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में जो जुड़ी है आपके सरोकार से। तो शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, अर्थनीति। आज हम अपने पहले सेगमेंट अर्थनीति में बात करेंगे डिजिटल करेंसी की। क्या है डिजिटल करेंसी, कितनी फायदेमंद है ये डिजिटल करेंसी, क्या कुछ फायदे हैं डिजिटल करेंसी के, साथ ही डिजिटल करेंसी का फ्यूचर क्या है। डिजिटल करेंसी से जुड़े इन सभी पहलुओं पर आज जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट अनुज गोयल से। वेलकम टू आवर शो डिजिटल किसान। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं अनुज गोयल जी, ये ICAI के सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी हैं। और सर, क्योंकि ये टाइम है डिजिटल एरा, और ऐसे में डिजिटल करेंसी की अगर बात ना की जाए तो सही नहीं होगा, इसीलिए हमने आज का अपना टॉपिक रखा है डिजिटल करेंसी। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आखिर डिजिटल करेंसी है क्या? रिंकी जी, डिजिटल किसान को डिजिटल करेंसी में मुझे लगता है मोदी जी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, अब सब किसान इससे वाकिफ़ हैं कि अगर डिजिटली अगर हम कोई अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो डिजिटल करेंसी है। और मुझे लगता है काफ़ी किसान इसके बारे में ज़रूर जानकारी अब रखते होंगे, क्योंकि अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है उसमें भी डिजिटली ही पेमेंट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट किया जा रहा है किसानों को। और जब हम करेंसी कहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा में हम कॉइन्स यूज़ करते हैं, हम नोट यूज़ करते हैं, तो जब हम करेंसी डिजिटल लगा देते हैं उसके सामने, तो वो क्या होती है? जो ये डिजिटल करेंसी है, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट के थ्रू वेब के ऊपर मौजूद है। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिना किसी के इंडिविजुअल इंटरफेरेंस के बिना कैसे गवर्नमेंट के माध्यम से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व में अब यूज़ की जा रही है। तो जब हम डिजिटल करेंसी कहेंगे और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं, किस तरह की करेंसी वो हमें दिखाई देगी? क्योंकि भले वो अभी विश्व में आ गई है, बहुत चुनिंदा शहरों में, इंडिया में भी आ गई है, लेकिन शायद जिन व्यूअर्स से आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमने या उन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट बेसिस पर डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस की है, और 50 पैसे से 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये और 2000 रुपये की भी डिजिटल करेंसी है। और अभी 4 बैंक्स ऑथराइज़ किए हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, यस बैंक, प्राइवेट बैंक भी हैं। और इसमें इतना सुरक्षित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो वेबसाइट सैटेलाइट के थ्रू, जो सैटेलाइट आपने देखा होगा कि हमारा देश बार बार लगातार लॉन्च कर रहा है, वो इसी वजह से लॉन्च कर रहा है कि कैसे किस तरीके से उन सैटेलाइट के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिल्कुल सुरक्षित तरीके से एक दूसरे के पास पैसे का ट्रांजैक्शन किया जा सके, और उसमें फिजिकली हमें आने जाने की ज़रूरत नहीं है बैंक में या और किसी जगह पर। तो ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे हार्ड मनी है हमारे पास, तो उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? अगर हार्ड मनी है और वो बैंक में एक बार पहुंच जाती है, तो मुझे लगता है कि डिजिटली हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी लेन देन कर सकते हैं। अगर बैंक में हमारे पास पैसा होता है, बैंक में हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, और उसके बाद उस बैंक में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास
आपके मोबाइल पर स्मार्टफोन है, इंटरनेट एक्सेस है, तो मुझे लगता है हमारे किसान भाई बहन भी उस मोबाइल के माध्यम से डिजिटली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जी, अगर हम यहाँ पर देश की इकॉनमी की बात करते हैं कि उस पर क्या असर पड़ेगा जब हम डिजिटल करेंसी यूज़ करेंगे तो डिजिटल करेंसी यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा इकोनॉमी में और इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से किसान भाइयों और बहनों को सबसे बड़ा क्या है कि उनको घर में अनावश्यक रूप से पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, नकदी रखने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप अनावश्यक रूप से उस नकदी को रखते हैं तो चोरी होने का भी खतरा है और उसके बाद उसके ऊपर कोई ब्याज भी नहीं मिलता। आज की तारीख में प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स 4, 5, 6, 7% तक का सेविंग बैंक पर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं और 24 घंटे अवेलेबल है। आप रात को 12 बजे भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, रात को 12 बजे भी कर सकते हैं। रविवार को करना चाहते हैं, दिवाली को करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। बैंक हो सकता है दिवाली को बंद हो, संडे को बंद हो या रात को बंद हो। तो मुझे लगता है डिजिटल करेंसी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 24/7 365 दिन हम अपने सुविधा अनुसार उसको काम में ला सकते हैं। तो जब हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्या ये डिजिटल करेंसी का ही हिस्सा है? देखिए, बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का ही एक प्रकार है बिटकॉइन। बिटकॉइन थोड़ा ज़्यादा चलन में है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन ही मान के चलते हैं। पर बिटकॉइन जैसी हज़ारों करेंसी हैं जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के जो प्रकार हैं। और बस इसमें ये अंतर है कि क्रिप्टो जो बैंक्स में हमारा पैसा होता है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उस पर कंट्रोल होता है। पर जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें किसी और देश में किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का उसमें हस्तक्षेप होता है। तो अभी ये बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में है और किसान भाइयों और बहनों को थोड़ा सा इसमें बड़ा देखभाल कर क्रिप्टो करेंसी में और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी ये बिल्कुल अभी शैशव अवस्था में है और जब इसमें बहुत और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद किसान भाई बहन उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कि जब हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी की या हम बात करते हैं, आपने जैसे बताया कि अभी शैशव अवस्था में है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है ये, तो ऐसे में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए? नहीं, जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी का सवाल है या बिटकॉइन का सवाल है, मुझे लगता है एक तो अपना सारी पूंजी इसमें नहीं लगनी चाहिए और किसी विशेषज्ञ के माध्यम से ही इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि सामान्य जन को मुझे नहीं लगता कि किसान भाई बहन अपने आप इसमें कोई ठीक तरीके का निर्णय ले सकते हैं। तो जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी का सवाल है उसमें हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा और सारा पैसा उसमें ना लगाएं और इसमें जो भारी तत्व हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है और उसकी जानकारी किसान भाइयों बहनों को सामान्य तौर पे होना बड़ा मुश्किल है। जब आप बात करते हैं कि इसमें भारी पूंजी ना लगाएं और ना क्या इसको खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी? जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है वही आपकी डिजिटल करेंसी हो जाती है। जो बैंक अकाउंट में पैसा है वो डिजिटल करेंसी है, पर क्रिप्टो करेंसी में तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस अमाउंट को आपको क्रिप्टो करेंसी लेनी पड़ेगी। जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है तो वो बिटकॉइन लेने पड़ेंगे और एक बिटकॉइन लाखों रुपए का होता है। तो कोई आधा बिटकॉइन लेता है, कोई 0.1 बिटकॉइन लेता है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है बिटकॉइन में। डिजिटल करेंसी के बारे में अभी और बहुत कुछ जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक टू आवर शो डिजिटल किसान। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हम आज अपने पहले सेगमेंट में बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की और इस पर जानकारी दे रहे हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट अनुज गोयल। तो
हम बात कर रहे थे डिजिटल करेंसी के बारे में और अनुज जी ने हमें बताया कि जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो उसको ख़रीदा जाता है और वो छोटे अमाउंट से लेकर लाख रुपए तक का आता है। तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये भी जानना चाहेंगे अनुज जी आपसे कि जब आप ख़रीदते हैं तो ये हम कहाँ से ख़रीद फरोख्त करते हैं बिटकॉइंस की? बिटकॉइंस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है और उसमें किसी को आप देख नहीं सकते कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या कोई किसी दूसरे बैंक की कोई इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें वर्चुअल है ये बिल्कुल, जिसमें किसी भी तरीके से आप जैसे हवा को नहीं देख सकते, इसीलिए इसको कौन चला रहा है वो नहीं पता होता, पर इसका एक एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज पर जाके इसको खरीद सकते हैं। वर्चुअल एक्सचेंज है बिल्कुल, और हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि इसको चला कौन रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ रिस्क होते हैं? देखिए, अभी क्रिप्टो करेंसी पर, बिटकॉइन पर जो लोग बहुत बहुत सक्षम हैं, जो लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, जो लोग जोखिम ले सकते हैं, उन्हीं को क्रिप्टो करेंसी में जाना चाहिए, बिटकॉइन में जाना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि अभी ये बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, अभी बिल्कुल शैशव अवस्था में है और अभी किसान भाइयों बहनों को इसमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। और क्या कुछ आप डिजिटल करेंसी के बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? क्या वो इन्फॉर्मेशन है? जो ये डिजिटल करेंसी है, मुझे लगता है कि गेम चेंजर है। हमारे किसान भाइयों और बहनों को जो खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और पीछे उन्हें रिस्क रहता था कि घर में मेरा पैसा है वो सुरक्षित है या नहीं है, और उस पैसे को वो अनावश्यक रूप से घर में उन्हें रखना पड़ता था क्योंकि कभी भी आपदा में उनको ज़रूरत पड़ सकती थी। अब वो जो पैसा बैंक में है और वो बैंक डिजिटली कनेक्टेड है आपके मोबाइल से, तो कभी भी आप उस पैसे को किसी को भी देना है, किसी को भी लेना है, विद इन नो टाइम, बिना किसी टाइम के, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, सुबह 5 बजे आप किसी से पेमेंट ले सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें सावधानियां बहुत रखने की ज़रूरत है कि एक तो आपका मोबाइल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, आपके मोबाइल को कोई दूसरा ना देख पाए, दूसरा ना खोल पाए, पासवर्ड उसमें ज़रूर होना चाहिए। और क्योंकि उसमें अगर कोई सारा आपका जो बैंक है वो आपके मोबाइल में चल रहा है, तो कैसे किस तरीके से हम ये इंश्योर करें कि हमारे परिवार के सदस्यों का जो मोबाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो और किसी भी तरीके से और किसी हाथ में ना पहुंचे, वो बहुत ज़रूरी है। डिपेंड हो जाएंगे मोबाइल पे, तो आपको नहीं लगता कुछ इसके नुकसान भी होंगे हमारे लिए? देखिए, इसमें नुकसान तो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। आप बैंक में पैसा रखते हैं, घर में पैसा रखते हैं, डिजिटली पैसा रखते हैं, किसी को भी, क्योंकि आज की तारीख में जब भी आप कोई चीज़ नई अच्छी चीज़ लेके आते हैं, कोई ना कोई उसमें हैक भी किया जा सकता है। कभी अगर आपका नेटवर्क हैक कर लिया गया तो उसमें आपका पैसा आपके बैंक से निकल भी सकता है। पर मैंने जैसे बताया कि इतने चेक एंड बैलेंसेस सरकार ने रखे हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रखे हुए हैं, बैंकों ने रखे हुए हैं कि अगर आप सावधानी रखते हैं, अगर कोई भी फ़ोन आपके पास आता है, अगर कोई उसको पासवर्ड नहीं बताते हैं, अपना आधार नंबर नहीं बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते हैं, आपके फ़ोन को का एक्सेस किसी और दूसरे को नहीं देते हैं, और अपना जो भी पासवर्ड है अपने परिवार के सदस्यों से भी आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर शेयर करते हैं तो उसके बाद आप उसको ज़रूर चेंज कर लें, और इतना दुरूह बनाएं, आप उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएं कि उसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान ना हो दूसरे लोगों के लिए भी। तो मुझे लगता है ये सावधानी अगर हम रखते हैं तो डिजिटल करेंसी में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा जोखिम है। और अगर हम इस बात करें कि देश की अर्थव्यवस्था को इससे क्या कुछ बेनिफिट्स होंगे जब हम डिजिटल करेंसी पे पूरी तरह से आ जाएंगे, तो आप किस तरह से देखते हैं? देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो अनावश्यक रूप से धन वो घरों में रखा हुआ होता था, अब वो सारा का सारा अगर बैंकिंग सिस्टम में आता है तो सरकार और ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जब बैंक में पैसा होगा तो बैंक उस पैसे को जो ज़रूरतमंद हैं उनको दे सकते हैं, लोन के रूप में दे सकते हैं, किसानों को लोन के रूप में दे सकते हैं, किसानों को क्रेडिट कार्ड के रूप में दे सकते हैं, और अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी आएगी, अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, और वो आ रहा है। इसलिए कोरोना के बाद से जब से डिजिटल करेंसी ठीक तरीके से यूज होनी शुरू हुई है, मुझे लगता है इतना पैसा है बैंकों में और इतना पैसा उपलब्ध है किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए या और वित्तीय सहायता के लिए, और इसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो डिजिटल करेंसी को जाता है। कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कोई लॉगिन करना पड़ता है डिजिटल करेंसी यूज़ करने के लिए? नहीं, डिजिटल करेंसी यूज़ करने के लिए एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, या कंप्यूटर पे तो मैं किसान भाइयों बहनों को नहीं बोलूँगा,
क्योंकि उनका जो मोबाइल है वही कंप्यूटर है, कंप्यूटर के रूप में यूज होता है। तो आपका जो मोबाइल है वो स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध करवाया है, मुझे लगता है किसान भाइयों बहनों को उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और एक बार बैंक से आपको वो इंटरनेट बैंकिंग वो लेनी पड़ती है, एक बार इंटरनेट बैंकिंग को समझना पड़ता है। और बैंक में उपलब्ध हैं लोग जो किसानों भाइयों और बहनों को बहुत अच्छी तरीके से किस तरीके से इंटरनेट बैंकिंग को यूज करना है, को प्रयोग में लाना है, वो बताते हैं। और एक बार इंटरनेट बैंकिंग आप प्रयोग में लेकर आते हैं, उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग को प्रयोग में लाने के अलावा आप बैंक में जाना भी भूल जाएंगे। सामान्य तौर पे मैंने देखा है कि अब जो स्मार्ट डिजिटल किसान हैं वो बैंक में जाना पसंद नहीं करते, ना पैसा जमा करने के लिए, ना पैसा निकालने के लिए। और बहुत आसान एक व्यवस्था बनाई गई है सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बैंकों के द्वारा। और किसान भाई बहन उसका बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं। और जो किसान भाई बहन उसको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार इसको आप आजमा के देखें, इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें आपको बैंक में जब पैसा रहता है तो आपको ब्याज भी मिलता है और आपके पैसे को चोरी होने का डर भी नहीं रहता है। और कभी भी 24 घंटे आप उस पैसे को कभी भी काम में ला सकते हैं। आप अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, और अगर आप कहीं 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर चले गए, घर में पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को काम में नहीं ला सकते। पर वहाँ पर अगर 400 किलोमीटर दूर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो डिजिटल उस करेंसी के माध्यम से बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसको आप काम में ला सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं। सही कहा है हमारे एक्सपर्ट ने कि जो नेट बैंकिंग है वो बैंकिंग को काफ़ी आसान बना देती है। और हर सप्ताह हम हाजिर ही होते हैं आपको डिजिटल किसान बनाने के लिए, और हर डिजिटल जानकारी हम आपको देते हैं। तो हमारा दूसरा सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ, और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी योजना जो उम्र के ऐसे पड़ाव पर आपको मजबूती देती है जिसमें ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पर। क्या है योजना का नाम, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए डीडी किसान। मैं आपको आगाह किए देता हूँ, अगर आप गोश्त फाड़ा के मामले में दखल अंदाजी करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पानू बाबू मानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का विधान विधाता की देन है। अगर ऐसा है तो मुझे विधाता से प्रार्थना है कि ऐसे साम्राज्य के नष्ट होने का श्राप दे। हमारा बिनोय किसी चीज की कमी हो तो उसे खोज ही निकालता है, और जब मिल जाता है तो जान से प्यार करता है। निंदा बाहर से बैठकर की जाती है, लेकिन निर्णय लेने के लिए भीतर बैठना पड़ता है। और सिर्फ घटना हो जाने से उसका दोष निर्धारित नहीं किया जा सकता। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो अपने दूसरे और आखिरी सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना की, जिसे शॉर्ट में APY के नाम से भी जाना जाता है। तो रुक करते हैं एक बार फिर अपने एक्सपर्ट अनुज गोयल का और जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अनुज जी। तो ये हमारा सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ, और इस बार हमारी सरकारी योजना है अटल पेंशन योजना। तो सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अटल पेंशन योजना है क्या। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में किसानों के लिए खास तौर पर ये अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी, और बहुत छोटा हर महीने एक किसान भाइयों ने या किसी को भी जो अभी 2022 में ये निर्णय लिया गया है कि अगर कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो उस पर वो अटल पेंशन योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और उसमें जितना पैसा मैं जमा करता हूँ उतना ही पैसा सरकार कंट्रीब्यूट करती है, और 60 साल के बाद मुझे हर महीने उसमें पेंशन मिलती है। इस तरीके का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि किसानों को सामान्य तौर पर पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान था, पर किसानों को किसी भी तरीके की पेंशन का प्रावधान नहीं था। 60 साल के बाद भी वो उसी कार्य क्षमता से काम कर पाएँ, ऐसा सामान्य तौर पे संभव नहीं होता। तो ये अटल पेंशन योजना इस तरीके से है कि 1,000 रुपये महीने से स्टार्ट होकर 5,000 रुपये महीने तक हर महीने किसानों को 60 साल के बाद, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनके उत्तराधिकारियों को वो 1,000 रुपये से 5,000 रुपये महीने तक मिल सकती है। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या प्रोसीजर है उसका?
जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अटल पेंशन योजना में एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है। और उसमें आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो आधार कार्ड से लिंक हम कर देते हैं। उस वेबसाइट पर जाकर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर ईमेल आईडी भी है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद बहुत छोटे अमाउंट से 42 रुपये से 210 रुपये महीने तक आपका कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपको 1000 रुपये महीने लेना है तो 42 रुपये, और अगर आपको 5000 रुपये महीने लेना है तो 210 रुपये हर महीने आपके बैंक से ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र वो अटल पेंशन योजना में होता रहेगा जी। और उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी। और आपने बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट 42 रुपये से भी हो सकती है, तो लेकिन कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करनी होती है? इसमें 18 साल से 40 साल उम्र है कि अगर मेरी 18 साल उम्र है तो मैं अटल पेंशन योजना का सदस्य बन सकता हूं, और 40 साल से कम मेरी उम्र होनी चाहिए तो अटल पेंशन योजना का सदस्य बन सकता हूं। तो अगर मेरी 18 साल उम्र है तो मैं 42 साल तक कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, 60 साल की उम्र तक। और अगर मेरी 40 साल की उम्र में मैं इस अटल पेंशन योजना का पार्ट बनता हूं तो मुझे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है जी। और अगर बात करें पेंशन कितने लंबे समय तक आपको दी जाएगी उसकी, तो वो कितना ड्यूरेशन? वो आजीवन आपको पेंशन मिलेगी, वो पेंशन आजीवन मिलेगी। और पेंशन आजीवन मिलने के बाद आपके बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके उत्तराधिकारी को मिल जाएगी। मान लीजिए उसकी वैल्यू 60,000 रुपये होती है या 1 लाख रुपये होती है तो आपके उत्तराधिकारी को मिल जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम इस ओवरऑल, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि पेंशन योजना है, अगर इसके ओवरऑल फ़ायदों की बात करें तो और क्या कुछ फ़ायदे आपको इसमें नज़र आते हैं? देखिए, असंगठित क्षेत्र के लिए, किसान भाइयों और बहनों के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं थी कि सरकारी कर्मचारियों की तरीके से जिस तरीके से पेंशन की व्यवस्था होती है उसी तरीके से किसान भाइयों और बहनों के लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था हो सके। इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन, काफ़ी योगदान गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी करती है, पर किसान भाइयों और बहनों को ये ना लगे कि हम पूरी तरीके से सरकार पर आश्रित हैं, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन भी हर महीने थोड़ा सा रखा गया है। और अगर किसी वजह से किसी किसान भाई बहन के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उतना अमाउंट नहीं होता है जिससे उतने रुपए महीने की पेंशन दी जा सके, 1,000 रुपये महीने की या 2,000 रुपये महीने की या 5,000 रुपये महीने की, तो सरकार अपनी तरफ से उस पैसे को देकर वो ये इंश्योर करती है कि उतनी मिनिमम पेंशन जिसके लिए वो उस पेंशन योजना में किसान भाई बहन ने प्रतिभाग किया है उतनी पेंशन ज़रूर उसको मिले, उसके परिवार के सदस्यों को मिले जी। और अगर बात करें तो क्या ये पूरे जितने भी देश के नागरिक हैं उनके लिए है, स्पेसिफिक कर दिया है, कोई एलिजिबिलिटी रखी गई है कि कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? 2022 से पहले सभी के लिए थी, पर 2022 में ये सोचा गया कि जो इनकम टैक्स पेई हैं वो अटल पेंशन योजना उनको उससे अलग रखा गया है 2022 के बाद। तो अगर मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूं तो सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए। तो अगर मैं इनकम टैक्स पेई हूं तो 2022 के बाद इस अटल पेंशन योजना में भाग नहीं ले सकता। पर इनकम टैक्स पेई के अलावा जितने भी नागरिक हैं, 18 साल की से ज़्यादा की उम्र है, 40 साल तक की उम्र है, तो अटल पेंशन योजना में भाग ले सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं और 60 साल की एज तक उसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और 60 साल के बाद उनकी पेंशन शुरू हुई। जिन लोगों के अकाउंट, बैंक अकाउंट में खाते हैं, अकाउंट्स खुले हुए हैं बैंक में, क्या सिर्फ वही लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं या ये जिनका अकाउंट नहीं भी है वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? देखिए, बैंक में खाता होना ज़रूरी है और मुझे लगता है इसी वजह से सरकार ने हर नागरिक का बैंक अकाउंट होना जरूर किया। और उसमें अगर मेरा बैंक में खाता नहीं होता है और अगर डाकघर में भी बचत खाता होता है तो भी मैं अटल पेंशन योजना में पार्ट ले सकता हूं। और अगर मेरा खाता नहीं भी है तो मैं खाता खुलवा लूं, क्योंकि खाते के माध्यम से ही मेरा पैसा हर महीने अटल पेंशन योजना में ट्रांसफ़र होगा। एक और सवाल यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फैमिली में 2 लोग हैं तो क्या 2 लोग इकट्ठे इस योजना का लाभ ले सकते हैं? नहीं रिंकी जी, इसमें अगर 2 लोग हैं तो दोनों लोगों का अलग अटल पेंशन योजना में 2 अलग अलग खाते खुल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट नहीं होता है, पर अगर पति के साथ कोई दिक्कत हो जाती है, पति का अटल पेंशन योजना में खाता है और उसकी डेथ के बाद जो पेंशन है
वो पत्नी को मिलनी शुरू हो जाती है, और जो उसमें योगदान देना होता है 42 रुपये महीने या 84 रुपये महीने या 210 रुपये महीने जो अधिकतम है, वो जाना बंद हो जाएगा और पेंशन पत्नी को आनी शुरू हो जाएगी। और पत्नी के साथ कोई दिक्कत होती है, पत्नी का अटल पेंशन योजना में खाता है, तो पति को उसकी धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी। ये तो केस हुआ हस्बैंड और वाइफ का, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि इसमें नॉमिनी भी होता है। अगर हस्बैंड ने किसी और को नॉमिनी बनाया है, तब उस केस में पत्नी को जाएगी या नॉमिनी को जाती है? देखिए, इसमें हस्बैंड से वाइफ को जाएगी, वाइफ से हस्बैंड को जाएगी। नॉमिनी इस चीज़ के लिए है कि अगर हस्बैंड, पति और पत्नी दोनों नहीं जीवित हैं, तो उस केस में अटल पेंशन योजना में पेंशन जानी तो बंद हो जाएगी, पर उसका जो पैसा है ब्याज सहित, वो उत्तराधिकारी को, नॉमिनी को मिल जाएगा। जी, आपने अनुज जी शुरू में कहा था कि रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अब एक बार प्रॉपर डेमो के साथ एक रजिस्ट्रेशन बता दें कि किस तरह से किया जाएगा। www.enps.nsdl.com, इस पर जाके हमको क्लिक करना होगा। इसमें दाएं तरफ 3 टैब होते हैं, उसमें APY अटल पेंशन योजना, उस पर क्लिक करना होगा। और अब जो दाएं तरफ 4 टैब हैं, उनमें से APY रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने पर ये टैग आएगा कि आप करदाता हैं या नहीं हैं। अगर करदाता हैं आप, तो फिर अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते, और करदाता नहीं हैं तो उसमें नो लिखना होगा, नहीं लिखना होगा आपको। और उसके बाद फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना होगा, चाहे वो डाकघर में हो और चाहे बैंक में हो। और उसके बाद आपको आधार से इसको लिंक करना होगा। इसमें एक विकल्प है कि आपको एक आधार टैब चुनना होता है और 16 अंकों का आधार नंबर उसमें डालना होता है, और उसके बाद आपका अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इसमें सरकार की तरफ से बहुत सहायता उपलब्ध कराई गई है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको खुद ही ये सारी चीज़ करनी है। आपको हेल्प डेस्क अवेलेबल हैं सारे बैंकों में, और वहाँ पर जाकर आप उसमें बहुत कम समय में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बड़ा ही आसान प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। आप फटाफट से, मुझे लगता है, इसमें इन्वेस्ट कर ही डालिए, क्योंकि योजना काफ़ी अच्छी है। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझा भी दिया है, इसलिए हम अपने एक्सपर्ट को कहेंगे थैंक यू सो मच अनुज जी, आप हमारे शो में आए और हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है रिंकी जी कि डिजिटल किसान पर मुझे आने का मौका मिला, और मुझे लगता है किसान भाइयों और बहनों को इस डिजिटल इरा में अपने को डिजिटल अगर वो बनाएंगे, तो मुझे लगता है उनको बड़ा आनंद आएगा और वो बहुत अपने को सक्षम महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्रोग्राम को लेकर आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही अगर कोई सुझाव या सवाल है, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर अपना सुझाव या सवाल भेज सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए बैंकिंग, मनी इन्वेस्टमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहेंगे, क्योंकि यही जानकारी आपको बनाती है डिजिटल और स्मार्ट किसान। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।